Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of Unit 3 Block 1 MPCE 031, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. In the first part we studied about nature of the people. अगर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये ओवरलैपिंग सर्कल, सो इसमें हमने जो पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में वो नेचर ऑफ पीपल पढ़ा था, और जो सेकंड पार्ट है इसमें हम नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस करने वाले हैं एंड रिजल्ट यानी कि होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इसके बारे में सेकंड पार्ट में करने वाले हैं. सो फर्स्ट पार्ट में जब हमने नेचर ऑफ पीपल किया था तो उसके 5 सब कैटेगरीज थे जिसके बारे में हमने बात की थी. आज हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. सो दो जो 2 की एजम्पशंस हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, वो है सोशल सिस्टम्स जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं. उसके बाद फिर आगे का ऑर्गेनाइजेशनल पैराडिग्म शिफ्ट इन सब के बारे में बात करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. क्योंकि यहाँ पे 2 की एजम्पशंस के बारे में बात करें तो सोशल सिस्टम के बारे में पहले बात करने वाले हैं हम. सोशल सिस्टम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम सोशल सिस्टम मानेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे तरह तरह के इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं, और जब ये ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट करते हैं तो उसकी मेंटेनेंस एंड कितनी बार हम उसको डिसब्रांडेड कर लेते हैं वो डिपेंड करता है उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ पे. एम्प्लॉयज़ किस तरह के बैकग्राउंड से आ रहे हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो डिपेंड करती है उनका साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स पे, कि ये दोनों लॉज, सोशल एंड साइकोलॉजिकल लॉज है, ये डिसाइड करता है उनकी एक्टिविटीज़. सो सोशल रोल्स एंड उनका जो स्टेटस है उस पे डिपेंड करेगा कंपनी का आउटपुट, कंपनी की क्या प्रोड्यूस कर रही है, कंपनी की ग्रोथ होगी या नहीं होगी. सो जो बिहेवियर है किसी भी एम्प्लॉय का वो इन्फ्लुएंस करेगा ओवरऑल ग्रुप का बिहेवियर एंड इंडिविजुअल ड्राइव्स एज वेल. कंपनी का बिहेवियर भी इक्विवेलेंट है, मतलब कंपनी टू पीपल हु आर वर्किंग एंड पीपल टू कंपनी. एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है एंड ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसा है. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, सो मेजरली वी विल कंसीडर ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है? ऑर्गेनाइजेशन के 2 तरह के सोशल सिस्टम्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं साइड बाय साइड. वन है फॉर्मल सोशल सिस्टम एंड दूसरा है इनफॉर्मल सोशल सिस्टम. सो सोशल सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया कि ये कॉम्प्लेक्स सेट है ह्यूमन रिलेशनशिप्स का. ऑफकोर्स सोशल की बात कर रहे हैं तो लोगों का इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ये, ठीक है. सो किसी भी क्योंकि कंपनी को हम सोशल सिस्टम बता रहे हैं यानी कि एक तरह का छोटा कम्युनिटी है ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे तरह तरह के लोग काम कर रहे हैं और उनके बीच का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी. सो इनका किस तरह का रिलेशनशिप है कंपनी के अंदर एज वेल एज आउटर वर्ल्ड से, ये भी मैटर करता है. तो एनवायरनमेंट जो है, सिंस इट इज़ डायनामिक, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट भी डायनामिक होता है. सो सारे जो पार्ट्स है सिस्टम के वो इंटरडिपेंडेंट होते ही होते हैं. आप चाहे किसी भी सेंस में समझ ले इंटरडिपेंडेंसी, 2 अलग अलग कई डिपार्टमेंट्स है कंपनी में वो, एंड देन लोग एक जो काम कर रहे हैं वो भी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं. उनका अब क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें. हर एक मेंबर का बिहेवियर इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे मेंबर के बिहेवियर पे, राइट. तो सोशल सिस्टम जो होता है ये रिजिड नहीं, बाउंड्रीज नहीं होता है. इसमें हमेशा एक्सचेंज होते हैं, कल्चर का एक्सचेंज होता है, आइडिया का एक्सचेंज होता है, गुड्स का एक्सचेंज होता है एनवायरनमेंट से. हर एक चीज़ इंटरडिपेंडेंट है किसी तरह से. ऑर्गेनाइजेशन अगेन इन्फ्लुएंस करता है सिर्फ एक को नहीं बल्कि सारे जितने लोग वर्क कर रहे हैं सबको कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस करता ही करता है. एज अ सोसाइटी भी अगर आप देखें एक तरह की सोसाइटी ही है ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम वर्क करते हैं. तो सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है उस सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रही है. अगर इसमें कोई भी इनकन्सिस्टेंसी है तो सिंस एवरीवन इज इंटरकनेक्टेड सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और कभी कभी लॉन्ग पीरियड तक के लिए भी इम्पैक्ट पड़ जाता है. नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? शॉर्ट टर्म इंटर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है मैं यहाँ बताती भी जाऊंगी. ये 5 तरह के ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने दिए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं है इसकी. तो शॉर्ट टर्म
इंटरकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ये एनकरेज करते हैं रेस्पॉन्सिव इंटरनेशनल वॉलंटियरिंग, मतलब ऑल ओवर जितने कंट्रीज हैं उनके बीच में रिलेशनशिप होता है इसमें, और इसमें ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेस्पॉन्सिव होते हैं, और इनमें जो क्वेश्चंस जनरली होते हैं वो ये होते हैं कि हम लोगों की कैसे हेल्प कर सकें और कैसे हम जो इश्यूज हैं उनको रेज किया जा सके और उसके ऊपर वर्क किया जा सके, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फोकस क्या होता है, लोकल लोगों को एम्पावर करना, उनकी स्किल्स को सही जगह पे ट्रांसफर करना, उनको ऐसी जगह पे पहुंचाना जहाँ पे उनकी स्किल वाकई रिक्वायर्ड है, और स्पेसिफिक एजुकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हम वो कर सकते हैं, या कौन सी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन चाहिए है उसके ऊपर वर्क करना, ये इसके अंदर आता है। देन थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एनवायरमेंटल एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो एनवायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, और इनके अलग अलग सेपरेट क्लासिफिकेशन भी होते हैं, बट ओवरऑल इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं प्राइमरी एक्टिविटी इनकी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल वर्क होगा। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता चल रहा है ये क्या करते हैं, ये प्लेसमेंट्स एंड प्रोग्राम से कंसर्न्ड होते हैं, बट ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, ये रन नहीं करते हैं, ये सिर्फ कंसर्न होते हैं प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए, मतलब ये कनेक्ट करवा देंगे लेकिन ये खुद ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। तो ये वॉलंटियर्स को मैच करते कि वो कहाँ प्लेसमेंट की जा सकती है उनकी और कहाँ उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है। सो ये प्रॉफिट भी ले सकते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट वाले भी होते हैं, ये कुछ फीस चार्ज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। नेक्स्ट इज रिलीफ और इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशंस। अगर नाम से पता चल रहा है कोई डिजास्टर हुआ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसमें इमरजेंसी सिचुएशन में ये वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जितने ऑर्गेनाइजेशन ऊपर बताए हैं ये बनते हैं, मेंटेन होते हैं, एंड म्यूचुअलिटी के हिसाब से, मतलब लोगों का क्या इंटरेस्ट है उसके हिसाब से मेंबर्स इसमें जुड़ जाते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन की अगर डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, सबसे पहला जब यूनिट था तब हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट होता है, मतलब जान के बनाई गई एक यूनिट है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन से वर्क होता है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं जो फंक्शन करते हैं कंटिन्यूसली, अपने गोल को और एक गोल सेट करते हैं। सो लोग जो होते हैं वो सेटिस्फाई फील करते हैं जब उनकी पर्सनल नीड्स पूरी होती है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एकम्प्लिश होते हैं अगर उनके गोल लोग पूरी कर दें, राइट। तो ये म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात है, दोनों एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर दोनों की म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात है। सो दोनों के अपने अपने नीड्स होते हैं और उनको फुलफिल करने के लिए कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर इंडिविजुअल अपने एफर्ट लगाए, ग्रुप अपने एफर्ट लगाए, तो ऑर्गेनाइजेशन एक सुपीरियर लेवल पे पहुंच गया होता है, उसकी परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस अच्छी होती है। ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज का जो इंटरेस्ट है वो इंटरट्विन्ड है, आपस में जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से ज़रूरी है कि इंटरेस्ट दोनों के फुलफिल किए जा सके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल पैराडिग्म शिफ्ट। ट्रेडिशनल वे में पहले क्या होता है, हायरार्कियल पैराडिग्म हुआ करता था, फ्लेक्सिबल नेटवर्क्स नहीं होते थे, अब फ्लेक्सिबल नेटवर्क्स हो गए हैं, डिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई है, अटेंडेंस से कमिटमेंट ज़्यादा हो गया है, ओबीडियंस से अब इंटरपर्सनल लेवल पे हो रहा है। नाउ इसमें भी इन्होंने है ना कई इश्यूज बताए हैं, जैसे करंट मैक्रो इशू क्या है, ग्लोबलाइजेशन, डिफरेंट जगह के लोग आपस में आके काम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा चीज़ है जो शिफ्ट हुआ है पहले ट्रेडिशनल वे से। तो इसमें मर्जर्स हो रहे हैं, टेक ओवर्स हो रहे हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स को आप देखो, डिफरेंट बैंक्स आके शिफ्ट हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, मार्केटिंग पे वर्क करना पड़ता है। फिर दूसरा जो मैक्रो इशू है ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के ऊपर है, जिसमें डाउन साइजिंग की जा रही है, री इंजीनियरिंग की जा रही है, टीम्स बनाई जा रही हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे वर्क कर रहे हैं। थर्ड इशू है एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ को कितना इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनके साथ एसोसिएशंस किए जा रहे हैं, वो सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है, उनको एज अ पार्टनर ट्रीट किया जा रहा है, एसोसिएट ट्रीट किया जा रहा है, एम्प्लॉय की केयर की जा रही है, उनको अलग से नहीं, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में। फोर्थ इशू है स्पीड, आप कितना फास्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कितनी जल्दी सर्विसेज देते हैं, ये एक कॉम्पिटिशन हो गया है बहुत ज़्यादा, कस्टमर ड्रिवन सिस्टम बन चुका है। फिफ्थ इशू
जो है वो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें इंस्टेंट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और फ्लैक्सिबल होना चाहिए, जो जल्दी से एक दूसरे तक पहुंच जाए। ऑर्गेनाइजेशन को डाउन साइजिंग किया जा रहा है, टास्क एंड ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं सो दैट वो फ्लैक्सिबल हो और जल्दी जल्दी काम हो सके, लंबा नहीं खींचते हैं काम को। फिर दो फंडामेंटल कंसेप्ट जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आप देखेंगे वो है कि ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ अच्छी क्वालिटी ही के मैनेजर ही नहीं चाहते, वो कॉम्पिटिटिव इश्यूज जो है उन पे भी वर्क करना चाहते हैं। कॉम्पिटिटिव इश्यूज क्या क्या है? की कॉम्पिटिटिव इश्यूज, एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ को क्या मोटिवेट कर पा रहे हैं आपके मैनेजर, एम्प्लॉय एडुकेशन, एम्प्लॉयज़ को आप एजुकेट कर रहे हैं उस लेवल तक, ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज, इन इश्यूज पे क्या काम किया जा रहा है। सो जो डेफिनेशन है मैनेजमेंट की उस वो खुद ही ये बताती है कि हमारा क्या काम होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना थ्रू एफर्ट्स ऑफ अदर्स, दूसरों से एफर्ट करवाना है लेकिन गोल को अचीव करना है, दूसरों को गोल अचीव करने में आप हेल्प कर सकते हैं। तो सक्सेसफुल मैनेजर वो होगा जो अपना टाइम स्पेंड करेगा उनके बिहेवियर को मैनेज करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए। मैनेजमेंट प्रोसेसेस क्या चीज़ होती है? मैनेजमेंट प्रोसेसेस में टर्म्स आते हैं प्लानिंग, किस तरह की प्लानिंग कर रहा है मैनेजर, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, किस तरह से लीड कर रहा है, किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट प्रोसेसेस के अंदर आती है। तो किसी के बिहेवियर को, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, उसकी वजह से ही कंपनी में प्रोडक्शन भी होगा, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा एंड एफिशिएंसी भी मिलेगी। नाउ मॉडर्न मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें मॉडल्स को कंबाइन करके मैनेजमेंट की जा रही है। तो कौन कौन से मॉडल्स है जो इसमें इंक्लूड होते हैं? एक है सिस्टम्स मॉडल, दूसरा प्रोसेस मॉडल, थर्ड कंटिंजेंसी मॉडल, फोर्थ इफेक्टिव मॉडर्न मैनेजमेंट मॉडल। ये 4 मॉडल्स जो है वो यहाँ मेंशन किए गए हैं, आप देख सकते हैं। एंड देन जो स्किल्स है मैनेजर के में ज़रूरी है जिसकी वजह से वो एक बेटर मैनेजमेंट कर सकता है, उस वो स्किल्स कौन कौन सी चाहिए? इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए, टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड देन कंसेप्चुअल स्किल्स। ये तीनों स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है आजकल के मैनेजर्स में। देन मैनेजर डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? जब भी हम मैनेजर डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स and characteristics which all lead to management skills such as core skills, administrative skills, interpersonal skills, personal skills and conceptual skills। इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है मैनेजर्स की वो बेटर हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो हमें लीडरशिप प्रोवाइड कराता है, किसमें? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में एंड देन मैनेजर एंड वर्कर इंटरफेस। इन चारों चीज़ों में हमें लीडरशिप प्रोवाइड करता है अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ढंग से पढ़े समझे। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेसिकली कंसर्न्ड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, फंडामेंटल कंसिस्टेंसीज के लिए, इंट्यूशन एंड सिस्टमैटिक सर्वे के लिए। तो इन चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंसर्न्ड होता है। और क्या क्या चीज़ों पे वर्क करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को यूज़ करके? इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस के लिए, ग्रुप इफेक्टिवनेस के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए। इन 3 चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वर्क करता है। ना ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट की बात करें तो ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बना होता है तो वो एक गोल लेके बना होता है। गोल का मतलब ये है कि गोल तो आप तभी अचीव करेंगे ना जब कुछ आउटपुट देंगे। तो आउटपुट अगर है तो उसका इनपुट भी होगा ऑफ कोर्स। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कार का हो गया, मोटरसाइकिल का हो गया, गारमेंट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, हेल्दी पेशेंट्स हो गए, एजुकेशन या स्टूडेंट्स हो गए, कोई भी, तो इनपुट तो हो रहा है ना, तभी तो आउटपुट हो रहा है। कार बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए बना रहा है तो उसके भी इनपुट एंड आउटपुट होना चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो कैसे हम कंपेयर करते हैं? इनपुट टू इज टू आउटपुट, आउटपुट इज टू इनपुट, मतलब कितना आउटपुट आया और कितना इनपुट गया था। अगर आप इकोनॉमिक इनपुट एंड आउटपुट की बात करें उस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि कितना हमें इनकम हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ एंड देन कितना हमने रॉ मटेरियल के लिए एक्सपेंडिचर किया था, राइट? ह्यूमन एंड सोशल इनपुट आउटपुट में भी हम देखते हैं कि पहले जो हमारे पास क्लाइंट आया वो कैसे आया, किस कंडीशन में आया और क्या निकल के गया वहाँ से, जब ठीक होके गया तो कैसा होके गया, वो चीज़ें हम देखते हैं। कर्व्स एंड
इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को क्लासिफाई किया था उनकी प्राइमरी एक्टिविटी को देखते हुए, जैसे कि प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिक। ऑफ कोर्स इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये वेल्थ से रिलेटेड है ना, क्रिएशन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स आ गया, देन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फॉर द जनरल पब्लिक, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिक। मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये कंसर्न होते हैं लोगों के सोशलाइजेशन से। एंड देन उनका रोल होता है सोसाइटी में, कि सोसाइटी को कैसे आगे ग्रो करना है। देन नेक्स्ट होता है एडेप्टिव, जो रिसर्च करता है और कंसर्न्ड होता है कैसे नॉलेज को यूज करे आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, थ्योरीज को टेस्ट करता है ना, थ्योरी को डेवलप करने का काम करता है। देन मैनेजरियल एंड पॉलिटिकल जो होते हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं, जो कंसर्न्ड होते हैं कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, कंट्रोल करना है रिसोर्सेज का, और सब सिस्टम्स को के ऊपर कैसे वर्क करना है। इसमें फिजिकल एंड ह्यूमन दोनों फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बेसिकली जब भी बनते हैं, जैसे मैंने बताया, उनका आउटपुट आना जरूरी है, अगर आउटपुट नहीं आ रहा मतलब कोई फायदा नहीं है। जब भी हमें बेटर ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, हमें इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और टोटल ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम पोटेंशियल तक अचीव कराना होगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन की पोटेंशियल्स बढ़ेंगी, राइट। इसीलिए और आउटपुट बढ़ेगा। दैट इज वाई ह्यूमन जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसको करना, उसके ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो अपना लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, जिसमें टेबल ज़्यादा हैं और डाटा थोड़ा कम ही है, बट टेबल में जो भी दिया है वो आपको समझना होगा, पढ़ना होगा। 8 फंडामेंटल कंसेप्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हैं, उनको हम इकट्ठा जब करते हैं, एक साथ लेते हैं, तब हम होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात कर सकते हैं। अब होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब क्या है, वो डेविस एंड न्यूस्टॉर्म ने हमें बताया था 1989 में। उन्होंने बोला था होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो होता है वो इंटरप्रेट करता है पीपल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप्स इन टर्म्स ऑफ द होल पर्सन, होल ग्रुप, होल ऑर्गेनाइजेशन एंड होल सोशल सिस्टम। तो ये जब 4 चीजें इकट्ठी होती है और इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, जब हम उसको समझते हैं तो ये होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर आ जाता है। ये 4 सिस्टम आने चाहिए, होल पर्सन, होल ग्रुप, होल ऑर्गेनाइजेशन एंड होल सोशल सिस्टम। तो सब सिस्टम्स जो होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं जब से ये यूनिट शुरू हुई थी। और जो मैनेजर्स होते हैं उनका होलिस्टिक व्यू होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट वो जितना भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसको मैनेज कर सके। होलिस्टिक व्यू में क्या क्या आता है, कल्चरल एंड डोमिनेंट कोलिशन बहुत ज़रूरी है, लोगों का, एंड देन टास्क और स्ट्रक्चर्स जो है, जो इंफॉर्मेशन सबसिस्टम्स है, उनमें भी उनका भी अमलगमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जो बेसिक अप्रोचेस है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, वो क्या क्या है, HR अप्रोच है, कंटिजेंसी अप्रोच है, प्रोडक्टिविटी अप्रोच एंड सिस्टम्स अप्रोच। इनके बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत बताया है यहाँ पे। जैसे कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं और उनको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। जब हम कंटिजेंसी अप्रोच की बात करते हैं तो वो हमारा मेन आइडिया होता है कि एनवायरमेंट, जो अलग अलग एनवायरनमेंट से हमारे पास एम्प्लॉय आए हैं, एंड देन जो हमारी कंपनी का गोल है उनके बीच में कोरिलेशन सेट करना, उनसे कंसर्न्ड होता है बेसिकली कंटिजेंसी। डिफरेंसेस इन एनवायरनमेंट एंड गोल्स, और उनके लिए जो डिफरेंट बिहेवियर चाहिए। तो जो डिफरेंस टर्म आ रहा है ना, वो कंटिजेंसी के लिए आ रहा है। अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, अलग अलग गोल है कंपनी के, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग गोल है, एंड देन सबके अपने अपने परसेप्शन है, अपने अपने बिहेवियर हैं, तो उनको कैसे अलाइन करना है सो दैट हम गोल तक पहुंच सके। देन सिस्टम्स अप्रोच में क्या आता है, ये कंसर्न होता है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट से वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स मैनर पे। देन और ये हो गया सिस्टम्स अप्रोच। इन्होंने प्रोडक्टिविटी अप्रोच को यहाँ पे मिस कर दी है, यहाँ पे कुछ यहाँ दिया नहीं है प्रोडक्टिविटी अप्रोच के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में सारे के सारे 4 अप्रोचेस
का मिक्सचर इन्वॉल्व होता है। 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस क्या क्या है, किन किन लेवल पे हम एनालाइज करते हैं। एक 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस है, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल। क्या क्या करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी के लेवल पे हम क्या क्या करते हैं, साइकोलॉजी देखते हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, जब हम इंटरडिसिप्लिनरी फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। जब हम ह्यूमनिस्टिक और ओरिएंटेशन पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, तो उसमें हम एटीट्यूड देखते हैं, परसेप्शन, नीड्स एंड इमोशंस के बारे में समझते हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन देखते हैं, तो हमारा गोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या किसको इम्प्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस को सस्टेन करने के लिए, परफॉर्मेंस को इफेक्टिवली एनकरेज करने के लिए। देन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसको करने के लिए हम क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी, लॉ, कंपटीशन, इकोनॉमी। देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम क्या क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नॉलेज, ये होना बिहेवियर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, सो दैट मैनेजर उसको अच्छे से यूज कर सके। देन ऑर्गेनाइजेशन एज सोशल सिस्टम कैसे हम यूज करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, रिलेशनशिप जो इंडिविजुअल्स के बीच में है, ग्रुप्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनके बिहेवियर क्यों, इस वजह से क्या किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो ऐसा क्यों है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। देन कंटिजेंसी अप्रोच में हम क्या पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या आता है, कोई बेस्ट वे नहीं होता, बेस्ट वे सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो हमें समझना जरूरी है। देन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस में हम क्या पढ़ते हैं, दोनों स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने के लिए। सो ये यहाँ पे जो चीजें दी है ना लेफ्ट साइड में, उसके बारे में डिटेल हमें राइट साइड में दिया है। इन्होंने 3 लेवल ऑफ इसको हाईलाइट कर दिया, तो इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि नीचे इसके 3 लेवल है कि क्या है, बट इन्होंने एक्चुअली हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, इसको बोल्ड में नहीं लिखना था। 3 लेवल्स के सामने ये आना था, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन, और ये बोल्ड नहीं होना था। सो इस तरह से इन्होंने सामने सामने उसके बारे में बताया, जो यहाँ लिखा है उसको एक्सप्लेन किया है राइट साइड में। तो ये क्या हो गई, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स लेफ्ट कॉलम में है और उनका डिटेल राइट कॉलम में है। इस तरह से मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में यहाँ पे भी अब देखो, यहाँ पे कोई टेबल नहीं है, कोई कॉलम नहीं बनाया, कोई रो नहीं बनाई, बस इन्होंने ऐसे ही उठा के दे दिया। तो मैनेजमेंट की फिलोसॉफी, वैल्यूज, विजन, गोल्स, ये मैनेजमेंट के नीचे आया है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में क्या आता है, सोशल एनवायरनमेंट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ओरिजिन के सोशल एनवायरनमेंट। देन यहाँ पे लीडरशिप में कम्युनिकेशन एंड ग्रुप डायनामिक्स आता है। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में मोटिवेशन होना चाहिए, आउटकम्स, परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसे कॉलम आने थे और ये हेडिंग्स है, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, लीडरशिप, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, इस तरह से। और उसके नीचे नीचे इन्होंने यहाँ पे बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। सो ये काफ़ी प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है यहाँ पे। देन साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक। ये दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है, लॉयल्टी होना ज़रूरी है एम्प्लॉय का, क्रिएटिव होना ज़रूरी है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे वो, है ना। और एक्सचेंजेस में क्या मिलेगा उनको कंपनी से, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा, रिवार्डिंग रिलेशनशिप्स होगी एंड डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी के साथ किसी एम्प्लॉय का होता है ना। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, टाइम देगा एम्प्लॉय, टैलेंट दिखाएगा, एनर्जी अपना लगाएगा, उसके एक्सचेंज में उसको क्या मिलेगा, ये रिटर्न में लिखा रहता है ना। और ये क्या चीज़ है, ये अनरिटर्न होती है, कहीं लिख के नहीं देती कंपनी कि हम आपको ये देंगे। ये एक्सपेक्टेशंस होती है और ये फुलफिल करती है कंपनी। जो रिटर्न एक्सचेंज में क्या, वेजेस, आवर्स एंड रीजनेबल वर्किंग कंडीशंस, ये कंपनी देगी, ये लिख के भी देगी। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी क्या देती है लिख के और क्या नहीं देती है। देन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स है जिससे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, तो इंडिविजुअल का बिहेवियर, ओके, तो पर्सन के स्किल्स, एबिलिटीज, पर्सनैलिटीज, परसेप्शन, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, एथिक्स, ये होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। अब उसका जो बिहेवियर है और वो किस पे डिपेंड करेगा,
कैसा एनवायरनमेंट आप दे रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वर्क ग्रुप कैसा है, जॉब कैसा है, पर्सनल लाइफ कैसी है इंसान की, ये सारे फैक्टर्स जो है वो इसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। नाउ यहाँ पे इन्होंने वही सेम चीज़ बताई, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज अ कंटिंजेंसी मॉडल। अब कंटिंजेंसी मॉडल में यूनिवर्सल व्यू एंड कंटिंजेंसी व्यू दोनों देखेंगे। यूनिवर्सल व्यू में हमें ये पता चलता है कि सेम मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स अप्लाई टू एवरी सिचुएशन, कि यूनिवर्सल व्यू है, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसा ही मैनेजर एक्ट करेगा। कंटिंजेंसी व्यू में हम क्या देख रहे हैं कि अप्रोप्रिएट मैनेजेरियल एक्शन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है उसके बेसिस पे मैनेजर अपने आप को चेंज करेगा, अपने बिहेवियर को चेंज करेगा, अपने एक्टिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को चेंज करेगा, सो दैट इट मैनेजर कैन मोटिवेट दी एम्प्लॉय। सो आजकल का जो व्यू है कंपनीज में वो कंटिंजेंसी व्यू है, यूनिवर्सल व्यू नहीं है। तो इन्होंने यही बताया है कि कंटिंजेंसी मॉडल जो है वो क्या कहता है, यूनिवर्सल व्यू से कैसे वो कंट्रास्ट है। तो एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इन्होंने दो वेरिएबल्स के बारे में बात की है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, एक है मेजर डिपेंडेंट वेरिएबल और मेजर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो बिहेवियर पे डिपेंड करता है, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है कि एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है ना। एब्सेंटिज्म अगेन कंपनी उसको कितना, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बिहेव कर रही है, अगर अच्छी है, सपोर्टिव है तो छुट्टियां नहीं मारेगा, आराम से आएगा। टर्नओवर भी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर पे। जॉब सेटिस्फेक्शन, सिटीजनशिप, ये भी डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर पे। ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गए, प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटिज्म, डिटर्मिनेंट ऑफ एब्सेंटिज्म, ये इंडिपेंडेंट। देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट टर्म सब में कर दिया, बात यही की है, जॉब सेटिस्फेक्शन, सिटीजनशिप, बट डिटर्मिनेंट ऑफ इसका, कि डिटर्मिनेंट मतलब उनका मोटिव क्या है, क्या नीड है, क्या ड्राइव है एम्प्लॉय की, वो प्रोडक्टिविटी क्यों शो करेगा। कंपनी या तो उसको कुछ प्रोवाइड कर रही है या उसके कोई और ड्राइव्स हैं जिस वजह से वो प्रोडक्टिविटी शो करेगा। तो उसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी प्रोडक्टिविटी का, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में तो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेगा। सो एब्सेंटिज्म भी वो अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ एब्सेंटिज्म, वो एब्सेंट क्यों हो रहा है, क्या कंपनी की वजह से हो रहा है या उसके खुद के पर्सनल कोई इश्यूज हैं, हो सकता है बीमार है, नहीं काम कर पा रहा है ना, या उसकी फैमिली में कोई परेशान है, कुछ भी हो सकता है। सो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ टर्न ओवर दिया है। तो मेजर, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से एग्जाम में पूछ सकते हैं, दोनों के नेम सेम, सिंपली नीचे वाले में डिटर्मिनेंट ऑफ लग गया। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 3 ऑफ ब्लॉक 1 MPCE 031, दैट इज MAPC सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी लिया है, ये उनके लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। बहुत सालों पहले की ये रिक्वायरमेंट थी और अब मैं पूरी कर पा रही हूँ। सो आई होप आपको इससे कुछ बेनिफिट होगा, कुछ समझ आएगा, कुछ आइडिया लगेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। बट सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़े, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आपको सब आना चाहिए। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ो, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि आपको सब कुछ आए, आप समझो, एक्चुअली दुनिया को समझो, ऑर्गेनाइजेशन को समझो। नॉलेज होती है तो ऑटोमेटिकली एबिलिटी बढ़ती है, जैसे कि हमने उस फ्लो चार्ट में देखा था। तो आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा, और प्लीज सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, डू शेयर दिस वीडियो विद द स्टूडेंट्स so that they get the benefit out of it. And thanks for watching. Take care. Bye bye.